कंसिडर दीज टू इमेजेस। पहली इमेज एक प्रिसाइज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि दूसरी इमेज में कोई स्ट्रक्चर नहीं और वो होमोजीनियस है। अब इमेजिन करिए कि हम एक थर्ड इमेज जनरेट करते हैं, हर एक पिक्सल के कलर्स को रैंडमली चूज करके। इस इमेज के पूरी तरह से जनरेट होने के बाद हम इसे पिछले दोनों इमेजेस से कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से कौन सी इमेज तीसरे को रिजेंबल करती है या उसके ज्यादा सिमिलर है? ऑब्वियसली ओवरऑल विजुअली देखने पर हमें ये सेकंड इमेज की तरह दिखती है, क्योंकि ये दोनों होमोजीनियस हैं और दोनों में एप्पल की तरह कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। और यदि हम इस तीसरे इमेज में पिक्सेल्स को रैंडमली अरेंज करते रहें तो उनमें से अधिकतर कॉन्फ़िगरेशंस सेकंड इमेज को ही रिजेंबल करेंगे। यानी इन पिक्सेल्स से रैंडमली एक एप्पल की इमेज जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लो है। ज्यादातर सिचुएशंस में हम इन पिक्सेल्स के जरिए एक डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ही ऑब्टेन करेंगे। इस रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस की प्रॉपर्टी को ही हम एंट्रोपी कहते हैं और हमारे इस एग्जांपल में सेकंड इमेज की एंट्रोपी ज्यादा है। हमारे यूनिवर्स में भी एंट्रोपी को इसी प्रकार डिस्क्राइब किया जाता है। हमारे यूनिवर्स में मौजूद सारा मैटर एटम्स से बना हुआ है और ये एटम्स खुद को रैंडमली कई कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंज कर सकते हैं। इनमें से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होमोजीनियस होते हैं जैसे गैसेस, जबकि कुछ में डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे आइस क्यूब्स या एप्पल्स। यदि हम इन एटम्स के पोजीशंस और वेलोसिटीज को रैंडमली सेलेक्ट करके कोई नया अरेंजमेंट बनाते हैं तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि हम एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन गैस के स्ट्रक्चर के सिमिलर होगा, ना कि एप्पल या आइस क्यूब के। और इसीलिए हम कहेंगे कि एक गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें एटम्स की अरेंजमेंट एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ज्यादा दिखती है। मोर स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी एक नंबर होती है जो ये काउंट या मेजर करती है कि सभी पॉसिबल अरेंजमेंट में से कितने अरेंजमेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करते हैं। हालांकि हमारी लिमिटेशन ये है कि ह्यूमन स्केल पर हमारे मेजरमेंट्स में प्रिसीजन की कमी और एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की वजह से हम इन सारे अरेंजमेंट्स को सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। टेक्निकली ये अरेंजमेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ह्यूमन स्केल पर ये सभी हमें बिल्कुल आइडेंटिकल प्रतीत होते हैं। यदि हम अपने पिछले एग्जाम्पल पर जाएं तो हम कह सकते हैं कि आइस क्यूब की एंट्रोपी लो है जबकि गैस की एंट्रोपी ज्यादा, क्योंकि ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस की संख्या कहीं ज्यादा है जो गैस की तरह दिखते हैं एज कंपेयर टू दोज जो आइस क्यूब्स की तरह दिखते हैं। दूसरे शब्दों में एंट्रोपी हमें ये बताती है कि एटम्स के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये हमें बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक प्रिसाइज अरेंजमेंट की जरूरत है या वो कई अरेंजमेंट्स के बीच रैंडमली फ्लक्चुएट कर सकता है जिनके अपीयरेंस एक जैसे हों। एक लो एंट्रोपी सिस्टम में एटम्स के पास काफी कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिससे उन्हें एक प्रिसाइज कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करनी पड़ती है। इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है और इसीलिए एक आइस क्यूब का टेम्परेचर भी काफी लो होता है। दूसरी ओर एक हाई एंट्रोपी सिस्टम जैसे वेपर में एटम्स के पास काफी ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिस वजह से वो काफी इजीली मूव कर सकते हैं और कई डिफरेंट अरेंजमेंट्स के बीच फ्लक्चुएट कर सकते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से वेपर का टेम्परेचर भी हाई होता है। यानी इंट्यूटिवली एंट्रोपी हमें मैटर के स्टेट के बारे में बताती है कि वो सॉलिड है या लिक्विड या गैस। जब हम लिक्विड वाटर को हीट करते हैं तो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई एनर्जी उसकी एंट्रोपी को बढ़ाने में यूटिलाइज होती है, यानी एटम्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करने में, जिससे उनमें एक ज्यादा रैंडम डिसऑर्डर्ड बिहेवियर आता है और वो एक हायर एंट्रोपी स्टेट की ओर प्रोसीड करते हैं और लिक्विड वाटर से वेपर में ट्रांजिशन होता है। वैसे तो एंट्रोपी का कंसेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी यूजफुल है, पर्टिकुलरली स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करने में, लेकिन रियलिटी में एंट्रोपी एक कहीं ज्यादा फंडामेंटल कंसेप्ट है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में अपने इमेजेस के एग्जाम्पल में देखा था। इस वजह से कुछ दूसरे फील्ड्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में शैनन्स एंट्रोपी, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदमिक एंट्रोपी और बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने में। एंट्रोपी का उपयोग केओटिक सिस्टम्स जैसे डबल पेंडुलम के अनप्रेडिक्टेबल रैंडम बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में भी किया जाता है। एक ब्लैक होल की एंट्रोपी हमें बताती है कि उसने कितनी इंफॉर्मेशन स्वैलो की है। एक ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और वो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्वैलो करता है उतना ही साइज में बड़ा होता जाता है। फाइनली एंट्रोपी का सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें टाइम को समझने में मदद करता है, पर्टिकुलरली कि टाइम किस
डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसे समझने के लिए आइए हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जिसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एक और हमारे पास एक एम्प्टी बॉक्स है जिसमें एक इन्फ्लेटेड बलून है जिसमें काफी हाई प्रेशर के साथ गैस भरी हुई है। दूसरी ओर हमारे पास एक बॉक्स में एक और बलून है, लेकिन इस बॉक्स में गैस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि ये सिस्टम्स स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व करते हैं तो क्या हम इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम किसमें इवॉल्व हुआ होगा? क्या बलून पहले इन्फ्लेटेड होगा और उससे गैस निकलकर बॉक्स में इवनली स्प्रेड हो गई होगी, या पहले गैस पूरे बॉक्स में इवनली स्प्रेड होगी और उसके बाद वो रैंडमली बलून में भर गई होगी? हालांकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली वैलिड हैं, लेकिन हमारे इंट्यूशन और जो हम डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं उसके आधार पर हम ये इजीली बता सकते हैं कि पहले गैस बैलून में भरी होगी और उसके बाद वो निकलकर पूरे बॉक्स में इवनली स्प्रेड हो गई होगी। इन जनरल हमारी इंट्यूशन हमें ये बताती है कि फिजिकल सिस्टम्स समय के साथ साथ होमोजीनियस होकर इवॉल्व होते हैं। जैसे बलून में हाई प्रेशर पर मौजूद गैस रिलैक्स हो जाती है, एक हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाने पर इक्वल टेम्परेचर्स अचीव कर लेते हैं। हालांकि फंडामेंटल लेवल पर इन दोनों कंडीशंस में कोई खास अंतर नहीं है और इसीलिए यह समझना भी मुश्किल है कि क्यों ये प्रोसेस केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, और यहीं पर एंट्रोपी का कंसेप्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्रीवियसली हमने देखा था कि एक ज्यादा होमोजीनियस सिस्टम की एंट्रोपी हाई होती है, इसीलिए हमारे इस एग्जाम्पल में भी सेकंड स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा है क्योंकि वो होमोजीनियस है, और प्रिसाइजली यही कारण है कि ये प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होता है। जब हम एक सिस्टम को स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व होने देते हैं तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है जो उस सिस्टम को और ज्यादा होमोजीनियस बनाती जाती है, और समय के साथ साथ किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी ग्रो करती है। हमारे यूनिवर्स में एटम्स लगातार रैंडम मोशन में होते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनके डिस्ट्रीब्यूशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिस दौरान वो स्पॉन्टेनियसली एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे में जंप करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है यूनिवर्स का स्ट्रक्चर मोर एंड मोर रैंडम होता जाता है, और एक स्ट्रक्चर जितना ज्यादा रैंडम होता है वो उतना ही ज्यादा होमोजीनियस भी होता जाता है। इन अ नटशेल यूनिवर्स की एंट्रोपी उसके डिग्रीज ऑफ रैंडमनेस और उसकी होमोजेनिटी को मेजर करती है, और टाइम का फ्लो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। द एरो ऑफ टाइम is always towards the evolution of the universe, and the universe evolves with disorderedness and homogeneity which is determined by the increase in entropy। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनिवर्स का अंत तब होगा जब ये पूरी तरह से होमोजीनियस हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा और एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगी, और क्या इस वजह से तब टाइम का फ्लो भी रुक जाएगा, यानी एरो ऑफ टाइम डिसअपीयर हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही हीट डेथ कहा जाता है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस तब भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और इसके स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री से लिंक्ड फेनोमेनन यानी जनरल रिलेटिविटी इस हीट डेथ प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज जय हिंद।